अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल इंतकाम किस्त नंबर 70। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। वो दोनों एक खटारा सी मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे थे और इनके जिस्मों पर देहाती तर्ज के मामूली लिबास थे। इन्हें देहातियों का रूप देने के लिए इनके चेहरे मोहरे में भी तब्दीलियाँ की गई थी और वो सोनिया और माज की हैसियत से कतई नहीं पहचाने जा रहे थे। ये इधर झाड़ियों में घुसा दो मोटरसाइकिल। पीछे एक बोसीदा सा बैग था में बैठी सोनिया ने इसके कान में सरगोशी की। जो करना है कर लूंगा, तुम तो पीछे हटकर बैठो। माज ने नागवारी से जवाब दिया। बहुत कोशिश से खुद को संभाल लेने के बावजूद वो सोनिया के अपने दिल में पैदा होने वाली नागवारी के एहसास को निकालने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके साथ काम करना मजबूरी ना होती तो वो कभी इसे अपने पीछे मोटरसाइकिल पर नहीं बिठाता। क्यों पीछे हटकर बैठूं? घरवाली हूँ तुम्हारी, मेरा तुम पर हक है। सोनिया पर इसकी फिटकार का कोई असर नहीं हुआ और शौक लेजे में कहते हुए कुछ और भी इसके करीब हो गई। इसकी इस हरकत पर झुंझुलाकर माज ने यकदम ही मोटरसाइकिल को झाड़ियों में घुसा दिया। वो कांटेदार झाड़ियां थी, तवक्को के मुताबिक मोटरसाइकिल के दोनों टायर पंक्चर हो गए। सोनिया भी दो चार सुरीली चीखों के साथ नीचे गिर गई। माज मोटरसाइकिल एक तरफ डालकर तशवीश से इसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर इसने इत्मीनान की सांस ली कि गिरने के बावजूद सोनिया के हाथ में मौजूद बैग को बहुत एहतियात से संभाल रखा है। मैनू सब पता है, तुसी दूजी वोटी लाने के लिए पहली को मारना चाहते हो। माज को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर इसने बुलंद आवाज में खालिसतन बीवो के अंदाज में दुहाई दी और सीसी करते अपनी जगह से उठने की कोशिश की। इस वक्त माज ने देखा कि इसके बाजू और हथेली में कई कांटे चुभ गए हैं और कांटों के चुभने के मुकामात से खून निकल रहा है। इसे थोड़ा सा अफसोस हुआ, अपनी झुंझुलाहट में वो सोने के साथ ज्यादती कर गया था। अब इधर ही खड़े क्या तक रहे हो? मेरे पाँव में मोच आ गई है, पास आकर जरा सहारा दो। इसने ऐलान करने वाले अंदाज में अपनी मौत की खबर दी तो मास को बादल न खास्ता इसकी तरफ मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ा। इसने रास्ते के अतराफ में फैले खेतों में काम करने वाले किसानों को पहले ही देख लिया था और कभी उम्मीद थी कि इनमें कोई ना कोई यह हादसा होते जरूर देखा होगा और अहवाले पुष्टि के लिए दौड़ाएगा। इसे जरूरी था कि सोनिया जिस ड्रामे का आगाज कर चुकी थी वो खुद भी इसमें अपना किरदार अदा करना शुरू कर दे। जरा सी गालवी हंगामा न किया कर, जरा सी गर्मी है, कोई तेरा हाथ मुंह नहीं टूट गया जो इतना शोर मचा रही है। अब वो एक शोहर था, ऐसा शोहर जिसे बीवी की बड़ी से बड़ी तकलीफ भी ड्रामा लगती थी कि गाले भी रहा तब खैर तो है। इसी वक्त किसी ने आवाज़ लगाकर इसे दरियाफ्त किया तो सोनिया को सहारा देने के बजाय आवाज़ की समत मुतवज्जो हो गया। गदली से धोती और बुनियान में मुलबूस एक देहाती इसके पीछे खड़ा था। देहाती के चेहरे पर खूब बड़ी हुई दाढ़ी मूछें और गले में गिरे लगी स्याह डोरी मौजूद थी। कुछ नहीं भरा, बस साली मोटरसाइकिल धोखा दे गई और ये मेरी घरवाली इधर गिर गई। अब मोटरसाइकिल और घरवाले दोनों का हाल खराब है। इसने मिसमिसी सी सूरत बनाकर जवाब दिया। तो उसी मीनू कोई अनाड़ी ड्राइवर लगते हो। चंगे भले रास्ते में मोटरसाइकिल डगमगा दी और बेचारी भरजाई समेत झाड़ियों में जा गिरे। इस शख्स ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में तबसरा किया तो माज ने यूं की सियानी हंसी चेहरे पर सजा ली जैसे वो इन रमास का सही हकदार हो। तुसी दोनों से खड़े बातें ही बनाते रहना, इतना भी ख्याल नहीं कि बेचारी ने उठा लो। मर्द के पीछे से झलक दिखाती हुई नीले कपड़ों वाली औरत सामने आकर तेज लहजे में बोली तो मूंछों को ताव देते मर्द के चेहरे के तासुरात तेज से बदल गए और वो माज से भी ज्यादा मिसमिसी सी शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे के तासुरात ने माज को बता दिया कि नीले लिबास वाली वो लहीम शहीम औरत इसकी बीवी है। आओ बहन, मेरे सारे बेच हिम्मत करके थोड़ा सा चलो। उधर साड़ी बैलगाड़ी खड़ी है, इस पर बिठाकर मैं उसे साढ़े घर बेच ले जाऊंगी। माज अपने शोहर को एक मुश्तरका फटकार पिलाने के बाद सोने की तरफ मुतवज्जो हुआ और इसे सहारा देकर इसकी जगह से उठाया। खड़े होते हुए सोने ने कई दर्द भरी सिसकियां और कराहे मुंह से निकाली और अपना तकरीबन तमाम बोझ औरत पर डाल दिया, लेकिन बैग को संभालना नहीं भूली। ये मैनू दे दो, औरत ने हमदर्दी से कहा। नहीं, ऐसे ही ठीक है। सोने ने बैग को यूं दबोचा जैसे इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हों। इसके इस अंदाज पर औरत ने मजीद इसरार नहीं किया और शोहर को और माज को मोटरसाइकिल समेत घर पहुंचने की हिदायत करके सोनिया को यूं संभाल कर आगे बढ़ी के सोने का तकरीबन तमाम वजन इसी ने अपनी मजबूत बाजुओं में संभाल रखा था। आओ भी राजी, असी इन जरानिया नाल मुकाबला नहीं कर सकते। सोनिया और औरत की रवानगी के बाद मर्द ने छिपे हुए अंदाज में माज को मुखातिब किया। माज ने जवाबन चेहरे पर खिसियानी से मुस्कुराहट सजाई और नीचे गिरी मोटरसाइकिल उठाकर खड़ा किया। ये तो दोनों पहिए ही फुस हो गए हैं। पंक्चर टायरों को देखकर तबसरा किया गया। ये तो बड़ी मुश्किल पड़ गई। माज ने अपना चेहरा लटका लिया। कोई गल नहीं है यार, उधर एक बंदा है, वो ठीक कर देगा, पर इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक तुसी मेरे नाल मेरे घर चलो, कोई रोटी शोटी खाओ, फिर देख लेंगे। इसने नहायत दोस्ताना अंदाज में पेशकश की जिसे माज को कबूल करना ही था।
अब वो दोनों मिलकर मोटरसाइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे और साथ साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। माज ने इसे अपना नाम अमरजीत सिंह और सोनिया का रजनी बताया था और जवाब में इसे मालूम हुआ कि इनके लिए इतनी कुशादा दिली का मुजाहरा करने वाला वो शख्स मुसलमान है जिसका नाम तो रशीदा लेकिन कहलाता शीदा है। शीदे की बीवी का नाम मुख्तार बीबी था। गांव देहातों के अमूमी रिवाज के खिलाफ इनका सिर्फ एक ही बेटा था जिसे उन्होंने स्कूल के बाद आगे पढ़ने के लिए किसी करीबी शहर भेजा हुआ था। पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है। शीदे की आंखों में भी वही आम से ख्वाब थे जो शायद सारे माँ बाप देखते हैं। शीदे की जुबानी से ये भी मालूम हो कि गांव में अक्सर हिंदुओं सिखों की है और मुसलमानों के 4 खानदानी वहाँ रहते हैं। मज़ाहिब के फ़र्क के बावजूद इन लोगों के आपस के तल्लुकात बुरे नहीं थे और आम हालात में कोई किसी के मजहबी मामलात में दखल नहीं देता था, लेकिन बाज़-औक़ात इख्तिलाफ़ात भी हो जाते थे जिनके नतीजे में ज़्यादातर मुसलमानों ही को नुकसान उठाना पड़ता था। कच्चे पक्के रास्तों पर मोटरसाइकिल को घसीटते माज शीदे से गुफ्तगू भी कर रहा था और अतराफ का जायजा भी लेता जा रहा था। ढलती शाम का मंजर वही था जो चंद बार पाकिस्तान के किसी गांव देहात में जाने के मौका पर वो देखता रहा था। मामूली लिबास वाले बेफिक्रे बच्चे, दिन भर की मेहनत का पसीना और थकन साथ लिए घरों को लौटने वाले मर्दोजन, हवा का शहरों के बरखिलाफ सुथरापन, कच्चे पक्के घर, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन वो ये हकीकत फरामोश नहीं कर सकता था कि वो इस वक्त देश के बजाय परदेश में है, वो भी जबरन और एक ऐसे मिशन पर जिसे इसके दिल और जहन ने मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया था, लेकिन देश में बैठे अपने घर वालों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो इस मिशन में हिस्सा लेने पर मजबूर था। आओ जी आओ, आराम नाल बैठो, रोने तो रब दी नेमत होंदे हैं, तो तुसी तो मुसाफिर भी हो। मुसाफिर दा तो होर भी हक होंदा है। एक कच्चे पक्के घर के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करवा कर शीदा इसे अपने साथ अंदर ले गया और सेम ने रखी चारपाइयों में से एक पर इसे बैठने के लिए पेशकश की। दूसरी चारपाई पर सोने मजे से गाँव तके के सारे पैर फैला बैठी थी। इसके एक पाँव पर कसकर पट्टी बंधी हुई थी। पट्टी की पीली होती रंगत से अंदाजा हो रहा था कि पैर पर हल्दी वगैरह का लेप किया गया है। घर की मालकिन मुख्तार बीबी एक छप्पर तले बने छोटे से बावर्ची खाने में मसरूफ थी। तुसी रोटी शोटी खा लो, फिर तुम्हारी मोटरसाइकिल को डॉक्टर को दिखाने ले चलते हैं। माज का हाथ मुंह धुलवाकर शीदे ने इससे कहा, देर ना हो जाए भरा, रात में सफर करना मुश्किल हो जाएगा। माज ने तशवीश का इजहार किया। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक इसने शीदे को बताया था कि वो रजनी पीछे एक गाँव में रजनी के बीमार चाचे को देखने आए थे। हाल अहवाल लेने उधर की बातें करने में इन्हें थोड़ी सी देर हो गई, फिर भी वो अपने मेज़बानों की इसरार के बावजूद वहाँ ठहरने पर राजी नहीं हुए। ख्याल था कि रात पढ़ते पढ़ते अपने गांव पहुँच ही जाएंगे, लेकिन मोटरसाइकिल के साथ होने वाले हादसे ने सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। तो सानू रात में सफ़र करने ही कौन देगा, आराम नाल इतने ही रात गुजारो, सवेरे लस्सी रोटी खाकर निकल जाना। शीदे ने बड़े हक से फैसला सुनाया। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी भी रहा, पर तुसनू तकलीफ ना हो। माज ने ज़ाहिरी तकल्लुफ़ दिखाया। और नहीं होती कोई तकलीफ शकलीफ क्यों मुख्तारा? इसने माज को जवाब देने के साथ साथ रसोई से बाहर आती मुख्तार बीबी से भी तायद चाही। रब दी नेमत नूं किसे तकलीफ होंदी है? मुख्तारा ने जवाब दिया और सोनिया के करीब बैठकर इसे धीमी आवाज़ में बातें करने लगी। बतूनी शीदा भी कम नहीं था। इसने माज को बताया कि 2 घर छोड़कर बड़ा अच्छा मैकेनिक रहता है जिसे इसकी मुहारत की वजह से लोग गड्डियों का डॉक्टर कहकर पुकारते हैं, लेकिन वो दिन के औकात में गाँव में नहीं मिलता। गाँव में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी कि इसकी रोजी रोटी चल पाती, इसलिए इसने शहर में अपनी वर्कशॉप खोल रखी है और रोजाना वहाँ आता जाता था। अखलाक का अच्छा आदमी था, इसलिए गांव में किसी की मोटरसाइकिल या दूसरी कोई सवारी खराब होने पर अपनी थकन के बावजूद हंगामी बुनियादों पर इसकी परेशानी दूर कर देता था। शीदे ने माज को तसल्ली दी कि डॉक्टर से वो इसकी मोटरसाइकिल का पंक्चर बनवाने के साथ साथ कोई छोटी मोटी खराबी हुई तो वो भी दूर करवा देगा। माज ने इसका शुक्रिया अदा किया। फुर्तरी सी मुख्तारा ने जल्दी जल्दी दस्तरखान चुन दिया। देसी घी के बिगाड़ से तैयार की गई माश की दाल, पंजाब के मीठे पानियों का जायका समोए, ऊदे बैंगनों का भुर्ता, लसूड़े का अचार और घर के सेने में मौजूद तंदूर पर पकाई गई गर्म गर्म रोटी पर मुश्तमिल वो सादा सा खाना शायद खुलूस की फरवानी के बायस इतना लजीज बना था कि नाना करते भी इन दोनों ने अपने मेज़बानों के साथ खूब सैर होकर खाया। खाने के बाद शीदा से मोटर मैकेनिक कुलदीप उर्फ डॉक्टर के पास ले गया, जिसने इन्हें यकीन दहानी करवाई कि 1 घंटे में मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक हालत में मिल जाएगी। 1 घंटा माद और सोने ने दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से बातें करते हुए गुजारा। वो दोनों दिन भर की मुशक्क़त से थके हुए थे, फिर भी ज़रा एहसास नहीं होने दिया था कि इन्हें कोई ज़हमत हो रही है। मोटरसाइकिल ठीक होकर आने के बाद भी वो सब सोने के लिए लेटे। मौसम खुशगवार था और गांव में बिजली की सहूलत भी मौजूद थी, इसलिए सोने का इंतजाम अंदर कमरों में किया गया। कमरे की तन्हाई में वो दोनों कुछ देर चुपचाप बिस्तरों पर लेटे रहे। बंद कमरे के अंदर ये तन्हाई माज के लिए असाबी कशीदगी का बाइस थी। सोनी और इसके दरमियान जो कुछ हो चुका था, इसके बाद वो इस खतरनाक औरत के साथ ऐसी किसी खलवत से खाइफ रहने लगा था। लेकिन खैर गुजरी के मौका का फायदा उठाकर सोनिया ने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और खामोश पड़ी रही। लगता है दोनों सो गए हैं,
آہستہ آہستہ آوازیں معدوم ہو گئی تو سونے نے سرگوشی میں کہا، معاذ نے محض ایک ہنکارا بھر کر کہا، تم جائزہ لے کر آؤ، اتنے میں دوسرے کام نمٹاتی ہوں۔ سونے نے اسے ہدایت کی تو وہ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ مختارہ بی بی اور شیدہ قطار سے بنے 3 کمرے میں تیسرے کمرے میں سونے کے لیے لیٹے تھے۔ وہ دبے قدموں چلتا ہوا تیسرے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ اندر سے بند تھا لیکن بند دروازے کے پیچھے گونجتے خراٹوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یہ آوازیں بڑے ردھم اور ترتیب میں تھی۔ پہلے ایک بڑا اور بھاری بھرکم خراٹا گونجتا تھا، پھر دوسرا نسبتاً چھوٹا اور نیچے سروں والا خراٹا سنائی دیتا تھا۔ یعنی دونوں میاں بیوی نے مل کر خراٹوں کا یہ سرتال سجایا ہوا تھا۔ کیا رپورٹ ہے؟ وہ کمرے میں واپس پہنچا تو سونے نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ دونوں گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس نے سونے کی مصروفیات پر نظر ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اس کام کے حوالے سے بہت اطمینان دلایا گیا تھا، پھر بھی وہ اپنے اندر ایک بے چینی سے محسوس کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ اور گزر جائے تو پھر نکلتے ہیں۔ سونے نے بیگ نکالتے ہوئے سامان کی ایک پوٹلی سی بنا لی تھی۔ ان کی اپنے ٹھکانے سے روانگی سے لے کر یہاں تک پہنچنے میں بیگ مسلسل سونے کی تحویل میں ہی رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس بیگ میں کیا کچھ موجود ہے۔ معاذ صرف اتنا جانتا تھا کہ اس بیگ میں ہلاکت خیزی کا جو سامان بند ہے، اس کو اپنی پوری مہارت اور صلاحیت کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اب چلنا چاہیے۔ سست روی سے گزرتا وہ بوجھل سا آدھا گھنٹہ ختم ہوا تو سونے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معاذ نے بھی اس کی پیروی کی۔ دونوں دبے پاؤں باہر نکلے۔ دن بھر کے تھکے ہارے مکین بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ صحن میں کوئی بلب روشن نہیں تھا اور ستاروں کی مدھم روشنی میں چیزیں ہولوں کی شکل میں نظر آ رہی تھیں۔ ان ہولوں میں ایک ہولا موٹر سائیکل کا بھی تھا، لیکن اسے استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ احتیاط سے بیرونی دروازہ کھول کر باہر نکلنے کے بعد اسے بآہستگی بند کر دیا گیا اور پیدل سفر شروع ہوا۔ گاؤں کی گلیاں خاموش تھیں اور راستے نیم تاریک پڑے تھے۔ وہ دونوں ہی پہلی بار اس گاؤں میں تھے، لیکن پھر بھی پورے اعتماد سے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ جی پی ایس کے ہوتے نے اپنی سمت کا تعین کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ جلدی وہ ایک چوڑے پہاڑ کی نہر کے کنارے کھڑے تھے۔ لیٹس سٹارٹ، سونے نے کہا اور اپنے جسم پر موجود دیہاتی طرز کے لباس کو جلدی جلدی اتارنے لگی۔ نیچے اس نے تیراکی کا مختصر اور واٹر پروف سوٹ پہن رکھا تھا۔ معاذ نے بھی اس کی تقلید کی۔ دونوں نے اپنے اتارے ہوئے لباس ایک خشک جگہ پر بڑے سے پتھر کے نیچے دبا کر رکھ دیے اور سونے نے ساتھ لائی جانے والی پوٹلی کی گرہ کھولی۔ اندر 2 واٹر پروف بیگ موجود تھے۔ ایک بیگ میں سے کچھ سامان نکال کر سونے نے اسے اپنے اور معاذ کے درمیان تقسیم کیا اور تیاری کے آخری مراحل سے گزر کر ایک بیگ اپنی پشت سے باندھ دیا۔ کام ہو جانے کے بعد سب کچھ نہر میں بہا دینا ہے، سونے سے یاد دہانی کروائی۔ اوکے، اس کا جواب مختصر تھا۔ ذرا ہی دیر بعد دونوں نہر میں چھلانگ لگا چکے تھے اور تیرتے اس چوڑے ستون کی طرف جا رہے تھے جس نے نہر پر سے گزرنے والے پل کا خاصا بوجھ اٹھا رکھا تھا۔ کسی آبی مخلوق کی طرح تیرتے ہوئے انہوں نے ستون تک کا فاصلہ بہت تیزی سے طے کیا۔ اس جگہ پانی خاصا گہرا تھا۔ دونوں نے پہلے اپنے سروں پر موجود ہیڈ لائٹس کو روشن کیا، پھر اپنی کمر کے ساتھ بندھے رسے کی گچھوں کو سرے کھول کر ایک دوسرے کو تھما دیے۔ سونے کی کمر سے بندھی رسی کا ایک سرا معاذ نے جبکہ معاذ بھری رسی کا ایک سرا سونے نے تھاما اور دونوں نے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں تیرتے ہوئے ستون کے گرد ایک چکر کاٹنے کے بعد رسی کو گرا دے دی۔ اب وہ پانی میں خود کو آسانی سے قائم رکھ سکتے تھے اور انہیں پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جانے کا کوئی خدشہ نہیں رہا تھا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد معاذ نے اپنی پشت سے بندھا نسبتاً بڑا بیگ اتارا، اسے کھول کر فیتا نکالا جو اپنے اندر ایک قیامت برپا کر دینے کی پوری صلاحیت رکھتا تھا۔ اچھی خاصی طاقت کے اس ٹائم بم کو ہاتھوں میں تھامے ایک بار تو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہی دوڑ گئی۔ وہ جس موت کو دوسروں کا مقدر بنانے کے لایا تھا وہ اسے بھی اپنے بے رحم پنجوں میں دبوچ سکتی تھی۔ ہری اب معاذ، قریب سے سنائی دیتی سونے کی سرگوش نے اسے زیادہ سوچنے نہیں دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ چوڑے ستون کے ساتھ اس ٹائم بم کو فکس کر رہا تھا۔ سونیا اس کام میں اس کی بھرپور معاونت کر رہی تھی۔ اس کی انگلیوں نے صبح 11 بجے کا وقت سیٹ کیا تو ٹک ٹک چلتی سوئی نے موت کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بم ایسے زاویے سے فکس کیا گیا تھا کہ کسی کی نظر نہ پڑ سکے۔ گو بیک۔ کام ہو جانے کا اطمینان ہونے کے بعد سونیا نے کہا اور اپنے پاس موجود اپنے چہیتے خنجر سے دونوں کے جسموں کے ساتھ بندھی رسیوں کو کاٹ ڈالا۔ حسب پروگرام وہ کچھ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہے تھے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائٹس اتار کر پانی میں پھینکی گئی، پھر باری باری پشت میں موجود تھیلوں اور کمر سے بندھی بیلٹوں سے بھی نجات حاصل کر لی تھی۔ اب وہ پہلے ہی کی طرح مہارت سے تیرتے ہوئے کنارے کی طرف واپس پلٹے اور اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے اپنے لباس پتھر تلے دبا رکھے تھے۔ ابھی معاذ اپنا لباس اٹھا کر سیدھا نہیں ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر روشنی پڑی۔ اس نے سر پٹا کر روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ وہ ایک ٹارچ تھی جس کو تھاما ہوا شخص واضح نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ اتنا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس لمبی قامت کا دبلا پتلا آدمی ہے۔ کون ہو بھائی تم؟ اس پنڈ کے تو نہیں ہو؟ حیرت میں ڈوبی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا ہے۔ میں یہاں مہمان ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو؟ معاذ نے بہت تیزی سے خود کو سنبھال لیا تھا اور اب بھرپور اعتماد کے ساتھ پوچھ رہا تھا۔ لڑکے کے پنجابی نہ بولنے سے اسے لگا تھا کہ وہ اس گاؤں کا مکین نہیں۔ اب اسے لڑکی کی پشت پر موجود سفری بیگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں یوسف ہوں، رشید ارائی کا بیٹا۔
आखिरी बस से घर आने के लिए निकला था। बैड लक कि बस रास्ते में ख़राब हो गई, फॉल्ट पड़ा था। ड्राइवर ने कहा ठीक होती तो सुबह हो जाएगी। मैंने सोचा बस ठीक होने का इंतज़ार करने के बजाय पैदल चल पड़ता हूँ, सुबह होने से पहले घर पहुँच जाऊँगा। अपनी बात के इख्तिताम पर लड़का धीरे से हंसा, लेकिन इसकी ये हंसी अधूरी रह गई। माज ने इसकी पूंछ से एक बर्क सी कौंती देखी और अगले लम्हे पुल पर अपनी हंसी दूरी छोड़कर वो ज़मीन पर गिर चुका था। जल्दी करो, इसे फौरी तौर पर उठा के नहर में फेंकना होगा। यूसुफ के पीछे से नमूदार होने वाली सोने से पुकारा तो वो गायब दिमागी की कैफियत में किसी मामूल की हरकत में आ गया। इसने ये तो महसूस कर लिया था कि इस पर रोशनी पड़ते सोने ने खुद को नीचे गिरा लिया था और अंधेरे में किसी सांप की तरह सिरक गई थी, लेकिन वो ये कर गुजरेगी इसका तो इसे गुमान भी नहीं था। 2-3 भारी पत्थर उठाकर इसके बैग में डाल दो ताकि लाश पूरी तौर पर ऊपर ना सके। नहर किनारे पहुंचकर सोने ने हुक्म सादिर किया, जिस पर माज ने एक बार फिर खामोशी से अमल दरामद किया। इस तरफ से मुतमिन होकर सोनिया ने लड़के के पहलू में धंसा अपना खंजर जोर लगाकर खींचा। लाश अभी गर्म थी। यूसुफ का जवान खून उछलकर इसके बेजान जिस्म से बाहर आया। अगले ही पल वो नहर के पानी में नीचे ही नीचे जा रहा था। वो लड़का जो अपने माँ बाप की उमंगों और उम्मीदों का मरकज था, दिल में पेवस्त होने वाले बेरहम खंजर की धार ने इसे इतनी तेजी से मौत से इनकार किया था कि मरते दम तक इसे अपनी बेजुर्म सजाए मौत पर हैरान होने का मौका भी नहीं मिला था। यूसुफ की लाश को ठिकाने लगाकर अपने लिबास पहनने के बाद वो दोनों वापस लौटे तो इनके दोनों मेज़बान अभी तक बेखबर सोए हुए थे। इन बेचारों को क्या मालूम था कि उन्होंने जिन 2 मुसाफिरों को अपनी छत तले पना दी है वो इनकी दुनिया ही उजाड़ बैठे हैं। माज दिल पर ढेरों बोझ लिए खामोशी से कमरे कोने में बैठ गया। इतना गिल्टी फील ना करो, जो कुछ हुआ मजबूरी के तहत हुआ। बड़े मकासद के हुसूल के लिए कभी कभी ऐसी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सोनिया ने इसकी कैफियत समझते हुए तसल्ली देने की कोशिश की। किराए के कातलों के कोई बड़े मकासद नहीं होते, और रही कुर्बानी की बात तो तुम क्या जानो कि कुर्बानी क्या होती है। दूसरों के घर वीरान करने वालों के मुंह से तो ये लफ्ज़ सुनना भी अच्छा नहीं लगता। इसका मूड ख़राब था। सोनिया दोबारा से नहीं छेड़ा। रात का बकिया हिस्सा दोनों ने खामोशी से काटा। सूरज की पहली किरण के साथ बाहर चहल पहल का आगाज़ हुआ तो वो दोनों भी बाहर निकल आए। शीदे और मुख्तार बीबी ने हस्बे साबिक फ़राइज़ मेज़बानी अदा करना शुरू कर दिए। इनके हाथ मुंह धोकर फारिग होने तक फिजा में देसी घी के पराठे सेंके जाने की खुशबू फैलना शुरू हो गई थी। ज़रा देर में मुख्तार बीबी दस्तरखान चुन दिया। पराठे, देसी अंडों का आमलेट, दही की मीठी लस्सी, सब कुछ दस्तरखान पर सज गए, लेकिन ये खुशबू भी माज को राग़िब करने में नाकाम रही थी। दुख और शर्मिंदगी का गहरा एहसास था जो इसे अपने मेज़बानों के सामने नजरें भी नहीं उठाने दे रहा था। आ जाओ भरा, शीद ने से पुकारा, लेकिन इसे नफी में सर हिला दिया। एक ही गाले सोनियो, सवेरे से चुपचाप हो, भरजाई से फटा शटा हो गया है क्या? शीद ने बेतकल्फी से पूछा। ऐसी कोई गल नहीं भाजी, नई जगह थी ना इसलिए रात ठीक से नींद नहीं आई और जी भारी भारी सा हो रहा है। सोने ने सफाई देने के अंदाज में माज के रवैये की वजाहत की। खुद को हल्की से लंगड़ाती हुई दस्तरखाना पर आ बैठी। मुख्तार बीबी की बंधी हुई पट्टी जो रात मिशन पर जाते हुए खोल दी गई थी अब दोबारा इसके पैर पर बंधी दिखाई दे रही थी। तो हाडा की हालत भर जाई, शीदे ने इसे लंगड़ाते देखकर पूछा। कल से कम दर्द है, इसने जवाब दिया और जोरों शोर से दोनों मियां बीवी का शुक्र अदा करने लगी कि उन्होंने इनकी इस कदर मदद की। वो सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं थी, खूबसूरती से बातें बनाने का हुनर भी जानती थी। इन दोनों को अपनी बातों में उलझाकर इसने ने माँ से ज़्यादा गुफ्तगू का मौका नहीं दिया। माँ से नाश्ते के नाम पर इन लोगों के बेहद इसरार पर मुश्किल से लस्सी के चंद घूंट लिए थे और सोनिया ने इन्हें कायल कर लिया था कि वाकई इस वक्त पेट भरकर खाने पीने के लायक नहीं। नाश्ते के बाद वो फौरन रवानगी के लिए तैयार हो गए। मौका लगे थे फेर आना बहन। दरवाजे पर रुखसत करते मुख्तार बीबी ने सोनिया को गले लगाते बड़े खुलूस से कहा, यह डाइन एक बारी तो आकर तुम्हारा दिल उजाड़ गई है, अब इसे दोबारा बुलाकर क्या करोगी? माज ने अपने दिल में सोचा और मोटरसाइकिल को किक लगाई। वो इस लम्हे को नहीं भूल सकता था जब सोनी ने जीते जागते यूसुफ के पहलू में खंजर उतारकर इसकी ज़िंदगी ही नहीं शीदर मुख्तार से इनके ख्वाब भी छीन लिए थे। सोनिया अलविदाई अल्फाज अदा करती अपने बैग समेत इसके पीछे आकर बैठी तो इसने तेज़ी से मोटरसाइकिल दौड़ा दी। शीदे और मुख्तार बीबी के सामने मजीद रुकने रहने का हौसला नहीं था इसमें। लाला का मूड कैसा है ये कौन बता सकता है? वकास के सवाल का जवाब शाने उचका कर दिया गया तो इसने भी जवाब में सर झटका। बड़े दिनों बाद लाला ने इससे अपने रूबरू तलब किया था और इसे लग रहा था कि इस बुलावे की वजह कारोबार से हटकर है, इसलिए बाहर मौजूद शख्स से सुनगुन लेने की कोशिश की थी। लेकिन वो शख्स वाकई ठीक कह रहा था कि लाला ईसा जैसे गहरे आदमी के मूड का अंदाज़ा लगाना वाकई हर कसो नाकस के बस की बात नहीं थी। कोई और भी है लाला के साथ? लाला के कमरे की तरफ कदम बढ़ाते वो एक और सवाल कर गया। गुल्लू उस्ताद है, इतला दी गई जो इसके लिए हौसला अफजा थी। गुल्लू उस्ताद की मौजूदगी और मतलब था कि कोई कारोबारी मामला ही दरपेश है। वो कदरे रिलैक्स होकर कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुआ।
हस्बे मामूल लाला के सामने मेनोशी के लवाजमा सजे थे और वो एक जाम थामे चुस्कियां ले रहा था। इसके मुकाबिल बैठे गुल्लू उस्ताद के हाथ में भी जाम था। इसने दोनों को सलाम किया। आजकल क्या मसरूफियत है लाडले? गुल्लू उस्ताद ने इसकी एक नशीस संभाल लेने के बाद खुशगवार मूड में पूछा। कुछ खास नहीं, लाला की तरफ से कि जो छोटा मोटा काम मिलता है कर लेता हूँ, वरना आराम या कभी कभार सर्कस का चक्कर लगा लेने के सिवा कोई खास मसरूफियत नहीं, इसने मोहतात अंदाज में जवाब दिया और लाला की तरफ कनखियों से देखा। वो इससे बेनियाज शुगले मेनोशी में मसरूफ था। मसरूफियत तो है काके, अभी पिछले दिनों तूने अस्पताल से बाजल को अगवा करने की कोशिश की है, और वो भी दो कमजोर लड़कों के सहारे। वो तो इन दोनों की किस्मत अच्छी थी कि बचने की, वरना तूने तो इन्हें मरवा दिया था। गुल्लू के अल्फाज ने इसके चेहरे का रंग उड़ा दिया। तमाम तर एहतियात के बावजूद खबर लाला तक पहुंच गई थी और अब गुल्लू उस्ताद के जरिए इसकी गोशमाली करवाई जा रही थी। अपन मानते हैं कि यार कि तू बड़ा स्मार्ट है, अपने ऐसे बहुत से काम हैं जो चुटकी बजाते में कर डालता है, लेकिन लाला ने तुझे इन लोगों से दूर रहने का बोला था, तो इसका कोई रीज़न था ना यार। तुझे लाला की बात समझनी थी। गुल्लू बड़े नरम लहजे में इससे मुखातिब था, लेकिन फिर भी वो अपनी पेशानी से पसीना फूटता हुआ महसूस कर रहा था। इसके लिए यह एहसास ही काफ़ी था कि लाला इसकी हरकत से नाला है। वो भी इस हद तक कि खुद बात करने के बजाय गुल्लू को ये जिम्मेदारी सौंपी है। आई एम सॉरी, मैं लाला की नाफरमानी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ, इसने झुकी हुई नज़रों के साथ जवाब दिया। क्या मतलब? क्या तेरा उस लड़की बुशरा गुलजार से कोई मामला चल रहा है? गुल्लू उस्ताद चौंका। ऐसा कुछ नहीं उस्ताद, विक्की सरपटाया। वो मजलूम लड़की है और मैं सिर्फ इसकी मदद करना चाहता हूँ। बाजल के हाथों इस बेचारी का बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही वजाहत दी, बाजल इरफानुल्लाह और इस का पिट्ठू है, इसके हाथों दर्जनों लोगों पर जुल्म हुआ है। तो क्या तू खुदाई फौजदार बनकर इन सारे लोगों पर होने वाले जुल्म का हिसाब लेना चाहता है? गुल्लू ने तीखे लहजे में पूछा। ऐसा तो नहीं है, बस मैं सिर्फ इस लड़की का साथ दे रहा हूँ, इसने अपने होंठ काटे। बुशरा गुलजार से पहले तू इस लड़के मास का भी साथ देता रहा है। तूने न सिर्फ इसे यज़दानी की कैद से छुड़वाया था, बल्कि इसे कई रोज तक अपने पास पना देने के साथ साथ इसका इलाज मुआवजा भी करवाता रहा। बाद में मास तुझे छोड़कर चला गया था। तू भी यज़दानी और फानुल्लाह के आसपास इसकी टोह लगाने की कोशिश करता रहा। वहाँ सारी खबरें थी, विकी किसी बात की तरदीद नहीं कर सकता था। तेरा इन लोगों से क्या ताल्लुक है? अभी अपने को ये समझने का है। ताल्लुक समझ आए तो बाकी भी सब कुछ समझ आ जाएगा। गुल्लू उस्ताद ने इससे सबसे नाजुक सवाल किया। विक्की जानता था कि गुलनवाज उर्फ गुल्लू उस्ताद पढ़ा लिखा बंदा है, जो हादसाती तौर पर जुर्म की दुनिया में आने के बाद यहाँ का लबो लेजा अपना बैठा है, लेकिन इसकी जहानत अपनी जगह कायम दायम है। कुछ खास वजह तो नहीं है। माज भाई से बस इत्तफाकन ही मुलाकात हो गई थी, फिर इनके हालात ने इनसे हमदर्दी करने पर मजबूर कर दिया। बुशरा गुलजार भी इन्हीं की साथी निकली तो मैंने इसका भी साथ दिया। बात इतनी सादा नहीं हो सकती शहजादे। अभी तूने खुद एतराफ़ किया कि तू अपने दिल के हाथों मजबूर है। गुल्लू ऐसे बहलने वाला नहीं था। विक्की खुद को अजीब बेबस सा महसूस करने लगा। अगर हम पर एतबार नहीं है तो तुम्हारा साथ छोड़कर जा सकता है। खामोशी के छोटे से लम्हे पर लाला ईसा की आवाज़ ने ज़रब लगाई। विक्की ने बेपना हैरत और बेयकीनी से लाला ईसा की तरफ देखा। शौक लगा है ना काके? ऐसे ही लाला को भी तेरे रवैये से शौक लगता है। लाला ने तुझे हमेशा औलाद की तरह सीने से लगा कर रखा है, लेकिन अब तो इनसे बातें छुपाने लगा है। तुमको दुख तो होगा। लाला तेरे सामने बैठे हैं, आज तो इनके सामने अपने दिल की सारी मजबूरी खोल दे, और अगर इन्हें इस लायक नहीं समझता तो इन्हें छोड़कर चला जा। कैसी बातें कर रहे हो उस्ताद? वकास सुनकर तड़पा। लाला के दिल की बातें कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि लाला तेरे लिए कितने परेशान है। तू नहीं जानता कि तू इनसे छुप छुप कर जिन लोगों के चक्कर में पड़ा है वो कितने खतरनाक हैं। जिस लड़की बुशरा गुलजार के गम का मदावा करने के लिए तू बाज़ल को अगवा की कोशिश कर रहा था, जानता है वो आजकल खान होश में ही रह रही है, और खान होश वाले खुद बड़ी पहुँच वाले लोग हैं। जब वो इसे पनाह दे सकते हैं तो इसके इंतकाम में साथ क्यों नहीं दे सकते? तो इन बातों को सोच, वरना वो बात बता जिसे तेरी अकल मार दी है। गुल्लू का अंदाज तो टोक था। विक्की ने अपना सर झुका लिया। लाला से ज़्यादा दुनिया में तेरा कोई भला नहीं सोच सकता। जो भी तेरे दिल में है लाला को बोल दे, वो फिर देख लाला तेरे लिए क्या करते हैं। गुल्लू ने हमदर्दाना लहजे में इसे मशवरा दिया और धीरे से इसका इशारा थपक बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद भी वो काश कुछ देर तक वैसे सर झुका बैठा रहा। लाला ने भी एक लफ्ज़ कहे बगैर अपना शुगल जारी रखा, लेकिन इसकी गहरी और पुरसोच नजरें वकास पर टिकी हुई थी। कुछ देर के तजब्बु के बाद बिलाखिर विक्की ने अपनी खामोशी तोड़ दी और कांपती आवाज़ में बोला, वो एक लड़की है, छोटी सी नाजुक सी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं, लेकिन मेरे दिल को अच्छी लगती है। इतनी अच्छी कि मैं इसे मिले बगैर, इससे कोई बात किए बगैर भी बस इसे खुश देखना चाहता हूँ। मुझे इसकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसके हालात इसे मुसलसल रुलाते रहते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता लाला को सब बताता गया कि कब कैसे इसे मास की छोटी बहन अलीना अच्छी लगी,
اور اس کی خاطر وہ معاذ اور پھر بعد میں بشرا کا ساتھ دیتا چلا گیا۔ لالا عیسیٰ نے اس کی پوری بات نہایت توجہ سے سنی۔ وہ اپنی کہہ کر خاموش ہو گیا تو لالا کچھ دیر خاموش بیٹھا سوچوں میں مستغرق رہا۔ وقاص نہیں جانتا کہ لالا کیا سوچ رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح لالا سے دل کی بات کہہ کر وہ خود کو پرسکون سے محسوس کر رہا تھا، یوں جیسے اس کا بوجھ لالا کے شانوں پر منتقل ہو گیا ہو۔ اس لڑکی کے باغ کے پاس تیرا رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ خاموشی کے وقفے کے بعد لالا نے جو کہا، اسے سن کر وقاص ایسے چونکا جیسے برقی جھٹکا لگا ہو۔ نہیں نہیں لالا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے عشق کا راگ الاپتا بیٹھتا ہے، پھر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ لالا نے ڈپنے والے انداز میں پوچھا، لیکن اس کے اندر تک اتر جانے والی نگاہیں بڑی سنجیدگی سے وقاص کو ٹٹول رہی تھی۔ وہ عزت دار گھر کی لڑکی ہے لالا، میں نے معاذ بھائی کے ساتھ جو وقت گزارا ہے اس میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ان کا گھرانہ صرف نام نہاد عزت دار نہیں ہے، خصوصاً ان کے ہاں رزق حلال پر بے حد زور دیا جاتا ہے۔ ایسے میں وہ لوگ میرا رشتہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ کسی دھوکے میں بھی کر لیں گے تو میرے ساتھ کیسے گزارا کرے گی؟ اسے نظر جھکا کر جو جواب دیا سے سن کر پہلے تو لالا کے چہرے کی رنگت متغیر ہوئی، لیکن پھر وہ خود کو سنبھال کر دھیرے سے مسکرا اور بولا، تو اس کو چھوڑ دینے کا آپشن کیوں اختیار کر رہا ہے؟ مجھے اس سے محبت ہے تو اس کے لیے رزق حلال کمانے کی جدوجہد کیوں نہیں کرتا؟ جی؟ لالا کی بات سن کر وہ حیران ہوا۔ اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میری طرف تجھ پر کوئی پابندی نہیں، تو جو چاہے وہ کام کر سکتا ہے۔ آپ مجھ سے خفا ہو گئے ہیں لالا؟ پریشان ہوا۔ بالکل نہیں، میں نے بالکل کھلے دل سے تجھے آفر کر رہا ہوں، اور یہ نہ سمجھ کے میں تیرے ساتھ چھوڑ کر چلے جانے کے بعد میں تیرے سر پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لوں گا۔ میں تجھے بھی سپورٹ کروں گا اور اس لڑکی اس کے گھر والوں کو بھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ لڑکا معاذ کسی بہت بڑے چکر میں پھنس گیا ہے۔ اس کے گھر والے بھی اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بعض مصیبتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سے ہم جیسے برے لوگ زیادہ اچھا سہارا ثابت ہوتے ہیں۔ میں ملوں گا اس لڑکی کے باپ سے اور بات کروں گا، اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جا، اب یہ معاملہ میرے ہاتھ میں ہے۔ لالا عیسیٰ کے الفاظ نے وقاص پر شاد مرگ کی کیفیت طاری کر دی۔ اس نے لالا کی اس مہربانی کے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن جذبات کی شدت کے باعث ہونٹ پھڑک کر رہ گئے اور وہ منہ سے ایک لفظ ادا نہ کر سکا۔ اب جا کر آرام سے لائف انجوائے کر، میں اس معاملے کو خود سنبھال لوں گا۔ لالا نے اس کی جذباتی کیفیت کو محسوس کیا، لیکن اس حوالے سے مزید چھیڑنے کے بجائے اپنی کہہ کر بے نیازی سے نیاجام تیار کرنے لگا۔ لالا کی طرف سے چلے جانے کو حکم ملنے کے بعد وقاص میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید رکتا، چنانچہ اپنی جذباتی کیفیت میں قابو میں کرتا ہوا باہر جانے کو کھڑا ہوا۔ کاش میں تجھے بتا سکتا کہ تو مجھے کتنا عزیز ہے، لالا نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے غمزدہ سے انداز میں سوچا اور پھر سر جھٹک کر جام ہونٹوں سے لگا لیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔